सोचो एक ऐसी दुनिया जहां डीमंस अपनी जान बचाने के लिए इंसानों के बीच भेष बदल कर रहते हैं। पर सदा से ऐसा नहीं था। हजारों सालों से डीमंस इंसानों पर काफी अत्याचार करते थे और नहीं तो अपने मजे के लिए उन्हें जान से भी मार दिया करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा पासा ही पलट गया और अब डीमन अपनी जान बचाने के लिए छिपते फिरते हैं। ये बात है आज से 1000 साल पहले की, जब डीमंस का आतंक चरम पर था। तभी एक इंसान जिसका नाम मोमोतारो था, उसने डीमन से लड़ने का निश्चय किया और ओनिगाशिमा में जाकर सैकड़ों डीमंस को मार गिराया। पर यह बस एक शुरुआत थी मोमोतारो और डीमंस के बीच की जंग की। आगे हमें वर्तमान का सीन दिखाया जाता है, जहां शिकीचिनो नाम का एक लड़का है और उसे गन बनाने का काफी ज्यादा शौक है और नहीं तो उसका पूरा रूम गन से भरा हुआ है। पर ये सभी मॉडल गन्स है क्योंकि ये टोक्यो है, टेक्सास नहीं। और सिक्की के पापा सुयोशी इचिनो से हैं, जो एक ठेका चलाते हैं। सिक्की के पापा को पता चलता है कि सिक्की को स्कूल से निकाल दिया, जिस पर सिक्की के पापा उसे डांट लगाते हैं और सिक्की गुस्से में यह बोल देता है कि शायद आप मेरे डैड होते ही नहीं और आपकी जगह कोई अमीर आदमी मुझे अडॉप्ट कर लेता तो मैं एक आराम की जिंदगी जीता। यह सुनकर सिक्की के पिताजी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके पास एक कस्टमर का कॉल आ जाता है, तो वो डिलीवरी के लिए भी चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सिक्की अपने रूम में बैठा ये सोचकर उदास हो जाता है कि उसने अपने पिताजी को यह क्या बोल दिया और वह ठान लेता है कि उनके आते ही वह उनसे माफी मांगेगा। पर तभी एक ब्लैक मिस्ट सिक्की की टांग पकड़कर उसे उसके रूम की खिड़की के बाहर फेंक देती है और हम देखते हैं सिक्की को मारने के लिए एक मोमोतारो आया हुआ है, जिसका नाम है सामीदारी मोमोया, जो मोमोतारो एजेंसी से है। पर सिक्की को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है और कोई उसे क्यों ही जान से मारना चाहेगा। फिर वो मोमोतारो सिक्की को मारने वाला होता है कि सिक्की के पापा वहां आ जाते हैं और मोमोया को गाड़ी से टक्कर मारकर ठेके में दे मारते हैं। फिर सिक्की और उसके डैड गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में सिक्की के पापा उसे बताते हैं कि वो शख्स मोमोतारो है जो कि तुम्हें मारने के लिए आया है क्योंकि तुम एक ओनी हो। तभी वो मोमोतारो उनकी कार की छत के ऊपर आ जाता है और छत में तलवार घुसाकर उन्हें मारने की कोशिश करता है और उसकी वो ब्लैक मिस्ट पूरी कार को घेर लेती है, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर सिक्की और उसके पिताजी हमले से बचते बचते एक अबंडन फैक्ट्री में आ जाते हैं। सिक्की कार से बाहर निकलता है और देखता है ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके पिताजी सिक्की के पास दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी उनकी वो कार ब्लास्ट हो जाती है और सुयोशी का ध्यान भटक जाता है। इसी दौरान मोमोया सिक्की को लेकर फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और अपनी ब्लैक मिस्ट को मकड़ी की जाल जैसा आकार देखकर सिक्की को उसमें बांध लेता है। फिर उसे मारने वाला ही होता है। तभी सिक्की के पिताजी वहां आ जाते हैं और मोमोया से कहते हैं बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और फिर वो दोनों अपनी ब्लड मिस्ट टेक्निक का यूज कर आपस में लड़ने लग जाते हैं और हमें पता चलता है कि सुयोशी इचिनो से असल में एक मोमोतारो हैं, जिनका नाम है सुयोशी मोमोगावरा और वो सामीदारी मोमोया के सीनियर रह चुके हैं। आगे मोमोया सुयोशी से कहता है कि हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है सेनपाई, पर आपने एक डीमन को शेल्टर किया है, इस कारण मुझे आपको भी एलिमिनेट करना होगा। और फिर उन दोनों की घमासान लड़ाई होती है और यहाँ से कि अभी भी कंफ्यूज है कि ये सब क्या हो रहा है। और उन दोनों की लड़ाई के दौरान मोमोया सुयोशी से पूछता है कि तुम डीमन को शेल्टर क्यों कर रहे हो, ये बस इंसानों को तकलीफ पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं जानते। जिस पर हमें सुयोशी के विचार पता चलते हैं। वो कहते हैं कि हमें किसी बच्चे का आगे जाके इविली अच्छा होना इस चीज पे डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि उसका खून इंसान का है या डीमन का। उन्हें बराबर मौका मिलना चाहिए जीवन जीने का। वहीं दूसरी ओर मोमोया का विचार काफी ज्यादा अलग है। वो कहता है कि डीमंस का खून ही ऐसा है कि वो आगे जाके इवल ही बनेंगे, तो हम वेट क्यों करें उनके बड़े होने का और लोगों की जान जाने का। आपको क्या लगता है कौन सही है, सुयोशी या मोमोया? कमेंट्स में अपने विचार जरूर रखना। खैर फाइट में आगे बढ़ते हैं, जहां मोमोया सुयोशी पर भारी पड़ रहा होता है। फिर मोमोया सुयोशी पर एक हमला करता है, जिससे घायल होकर सुयोशी जमीन पर गिर जाता है और उसका काफी ज्यादा खून बहने लगता है। यह देखकर सिक्की जोर से चीख पड़ता है ओया जी। और सिक्की मोमोया को कहता है तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। फिर मोमोया सिक्की की तरफ जाने लगता है। तभी सिक्की के पिताजी मोमोया का पैर पकड़ लेते हैं। तो मोमोया कहता है तुम क्यों इस डीमन को बचाना चाहते हो? जिस पर सुयोशी कहते हैं क्या मुझे कोई रीजन चाहिए अपनी बेटी को बचाने के लिए? उसने कुछ गलत नहीं किया
और ना ही उसने किसी को नुकसान पहुंचाया है। और तुम इस इनोसेंट लड़के को मार देना चाहते हो क्योंकि बस उसका खून डीमन का है। और ये सुनकर मोमोया सुयोशी को मारने जा ही रहा होता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं सिक्की के आंख, नाक, कान सब जगह से खून आने लगता है और सर पर सींग आ जाते हैं। और इसी दौरान सिक्की यह सोच रहा होता है कि ये तो मुझे मारने आया था, पर ये मेरे पिताजी को क्यों हर्ट कर रहा है। मैं अब ये खड़ा खड़ा और नहीं देख सकता, मैं इसे जान से मार दूंगा। और फिर मोमोया उस जाल की तरफ देखता है तो वहाँ सिक्की नहीं होता। सिक्की उसके पीछे से अचानक आकर उस पर हमला कर देता है, जिसे मोमोया अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है। अगले सीन में सिक्की फिर से गायब हो जाता है और हम देखते हैं सिक्की कम्प्लीटली एक डीमन में ट्रांसफर हो गया है और स्पाइडरमैन की माफिक सीलिंग पे उल्टा लटका हुआ है। और फिर वो नीचे आ जाता है और मोमोया से फाइट करने लग जाता है, जहाँ मोमोया बताता है डीमंस अपनी ब्लड को मैनिपुलेट करके फाइट करते हैं, पर उनके बारे में सबसे खतरनाक चीज ये है कि वो अपनी सेवेजरी को कंट्रोल नहीं कर सकते और उनमें जरा से भी इंसानियत नहीं होती। इसी कारण हम इन डीमंस को मारते हैं। आगे हम देखते हैं फाइट के दौरान मोमोया सिक्की का एक हाथ काट देता है और अगले ही सन सिक्की का वह हाथ रिजनरेट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं सिक्की अपने ब्लड मैनिपुलेशन से बहुत सारे वेपन्स बना लेता है, जैसे शॉटगन, मिनी और आरपीजी। और फिर मोमोया पर हमला कर देता है, जिन्हें मोमोया मैट्रिक्स के नियो की माफिक डोज करता हुआ वहां से दौड़ रहा होता है। फिर उछलकर सिक्की पर हमला कर देता है, पर सिक्की उससे बच जाता है और मोमोया को जोर से लात मारकर फैक्ट्री की दीवार में दे मारता है। फिर अपना पैर मोमोया के सर पर रखकर क्लोज रेंज से उन हथियारों से लगातार हमले करता है, पर पता नहीं कैसे पर मोमोया फिर भी जिंदा बच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सिक्की अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है, पर उसे कुछ याद नहीं होता कि अभी क्या हुआ। जिस पर हमें मोमोया से पता चलता है कि बॉडी को ऐसे म्यूटेट करने से एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे मेमोरी लॉस हो जाता है। फिर मोमोया अपने कटे हाथ को एक तलवार में बदलकर सिक्की को मारने जा ही रहा होता है, तभी बीच में उसके पिताजी आ जाते हैं और वह हमला अपने आप पर ले लेते हैं और वो तलवार उनकी छाती के आर पार हो जाती है। और फिर मोमोया सुयोशी से पूछता है, तुम इसका यह रूप देखने के बाद भी इसे क्यों बचाना चाहते हो। फिर वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है कि यह एक्सप्लोजन कैसे हुआ, कोई फायर डिपार्टमेंट को बुलाओ। और लोगों की भीड़ देखकर मोमोया वहाँ से चला जाता है। फिर सिक्की अपने पिताजी से कहने लगता है, मैं एम्बुलेंस को बुला लाता हूँ, जिस पर उसके पिताजी उसे रोकते हैं और कहते हैं, अब मेरे पास समय नहीं बचा है, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे बहुत कुछ छिपाया है, पर मैं ये कैसे बताता कि वो लोग तुम्हें मार देंगे बस इसी रीजन से कि तुम्हारे अंदर डीमन ब्लड है। पर मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम स्ट्रोंगर बनो ताकि तुम डीमंस और मोमोतारो दोनों को हरा सको और अपनी जिंदगी फ्रीली जी सको और कोई भी तुम्हारी खुशियां ना छीन सके। ये वादा करो मुझसे। जिस पर सिक्की कहता है, ऐसे बोलना बंद करो जैसे तुम्हारी फाइनल स्पीच हो, अभी हमें बहुत चीजों के बारे में बात करनी है। और यह कहकर वह अपने पिताजी को उठाकर ले जाने लगता है, पर तभी उसके पिताजी दम तोड़ देते हैं, यह कहकर कि कितना अच्छा होता अगर मोमोतारो और डीमंस साथ में खुशी से रह पाते। और यह देखकर सिक्की अंदर से टूट जाता है और कहता है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अभी तो मैंने आपसे माफी भी नहीं मांगी। क्या आप यह सुनना नहीं चाहते कि मुझे इस चीज को लेकर कोई दिक्कत नहीं, कि आप और मुझ में खून का रिश्ता नहीं है, मैं फिर भी खुश हूँ कि आप मेरे पिताजी हो। और यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसके पीछे एक रोलर स्केट से चलता हुआ एक पर्सन आ जाता है, जिसके एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में छाता है। सिक्की उसे देखने के लिए पलटता है, पर अगले ही सन वो पर्सन सिक्की के पीछे आकर उसे गर्दन पर वार करके नॉकआउट कर देता है और कहता है, तुमने इतनी जल्दी किसी को अपने पे स्नीक इन करने दिया, इस बात को लेकर तुम्हारे नंबर काटे जाते हैं। और अगले सीन में हमें चेयर पर बैठे 5 मम्मी दिखाए जाते हैं, जो कहते हैं कि सुमिदारी ने अकेले जाकर गलती कर दी। दूसरा कहता है कि कुछ समय से मोमोतारो काफी ज्यादा वीक हो गए हैं। तीसरा कहता है, हम लोगों को हमारी एग्जिस्टेंस का पता नहीं लगने दे सकते। और वहीं चौथा कहता है, इंसानों को हम यह भी पता नहीं लगने दे सकते कि डीमंस उनके बीच रहते हैं। फिर अंत में उनके बीच बैठा मेन होता है, जो वो कहता है कि फिर उस ओनी चाइल्ड को मार दो इससे पहले कि वो अवेकन हो जाए और हर एक ओनी को ढूंढकर खत्म कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं रोलर स्केट वाले बंदे का नाम नाइतो है, जो कि किसी प्रिंसिपल से
कॉल पर बात कर रहा होता है, जहाँ प्रिंसिपल उससे कहते हैं, मैंने सुना है तुम किसी को एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लाए हो। फिर प्रिंसिपल बताते हैं, काफी साल हो गए, कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं मिला है और इस बार तो जैसे लाइन ही लग गई हो। आगे वह कहता है, ध्यान रखना कि वो मरे नहीं। इसी के साथ हमें 4-5 और डीमन चाइल्ड दिखाए जाते हैं और इस एपिसोड का यही समापन होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं सिक्की एक भयानक सपना देखकर उठता है और उसके पास नाइतो एक्सरसाइज कर रहा होता है और हम देखते हैं सिक्की को एक कुर्सी से बांध रखा है और उसके मुंह पर भी पट्टी बांध रखी है। और फिर नाइतो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, मेरा नाम है नाइतो मुदानो, और अपने सींग निकाल कर दिखाता है, मैं भी तुम्हारी तरह एक ओनी हूँ। आगे वह सिक्की से कहता है, तुम्हारे पिताजी की बॉडी सुरक्षित रखी गई है। आगे वह सिक्की को बताता है, तुमने ब्लैक मिस्ट कंट्रोल करने वाले शख्स को देखा है ना, वो एक मोमोतारो का डिसेंडेंट है और वो मोमोतारो एजेंसी से है जिसका काम है ओनी को मारना, और मैं हूँ ओनी एजेंसी से जो कि इसका विरोध करती है। मेरा काम है तुम जैसे अवेकंड ओनी को ढूंढना और पता करना कि वो इस एजेंसी के लिए फिट है या नहीं। यह कहकर नाइतो सिक्की के मुंह से वह पट्टी हटा देता है। पट्टी हटते ही सिक्की कहने लगता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे अनटाई करो जल्दी से, और अगर तुमने मेरे पिताजी की बॉडी के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर नाइतो कहता है, मैंने बताया था ना कि तुम्हारे पिताजी की बॉडी सुरक्षित रखी गई है और तुमने इस बात के लिए मेरी जिंदगी के 35 सेकंड्स वेस्ट करा दिए, इसलिए तुम्हारे पॉइंट्स काटे जाते हैं। और सिक्की मन में सोच रहा होता है, ये कौन है और ये मुझे यहाँ क्यों लेके आया है। फिर अपने आप को शांत करते हुए सिक्की कहता है, इवेल्युएशन माफ करना पर मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, क्यों ना तुम मुझे अनटाई कर दो ताकि मैं मेरे पिताजी के कातिल से बदला ले सकूं। पर नाइतो सिक्की की बातों में नहीं आता। फिर नाइतो अपनी टाई निकालकर उससे सिक्की का गला दबाने लगता है और कहता है, किसी भी प्राणी का असली रूप तभी पता चलता है जब वो मौत के करीब हो। और सिक्की काफी स्ट्रगल कर रहा होता है। एक बार तो ऐसा लगता है जैसे सिक्की की जान ही चली गई हो, पर सिक्की फिर अपनी उस डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे बजरकर मोड कहते हैं, और फिर नाइतो पर हमला कर देता है, जिससे नाइतो अपनी छाती को ट्रांसफॉर्म करके बच जाता है और सिक्की से कहता है, मैं बताता हूँ तुम्हें डीमन ब्लड का असली यूज कैसे करते हैं। और इसी के साथ जब सिक्की उस पर हमला करने जाता है तो अगले ही क्षण वह अपने आप को बेहोश पाता है। और जब सिक्की की आँख खुलती है हम देखते हैं उसे कुछ भी याद नहीं होता कि अभी क्या हुआ है। तो नाइतो स्टाइल से सिक्की की पीठ पर बैठा हुआ बताता है, डीमन ब्लड जितना पावरफुल है उतना ही हार्ड है कंट्रोल करना। जब तुम बजर्क मोड में जाते हो तो तुम बस अपने आप को ही नहीं खोते, बल्कि तुम उस वक्त की यादाश्त भी साथ में खो देते हो और बस अपने चारों ओर डिस्ट्रक्शन लाते हो। जिस पर सिक्की कहता है, ब्लड बजर्क ये तुम क्या बातें कर रहे हो और ये क्या वियर्ड स्टफ है जो तुम्हारे अंदर से निकल रहा है। जिस पर नाइतो कहता है, ये बजर्क मोड नहीं है, मैं बस अपने डीमन ब्लड को कंट्रोल कर रहा हूँ और मुझे इससे आगे तुम्हें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम डिस्क्वालीफाई होते हो। और यहाँ सिक्की को पता चलता है कि नाइतो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो नाइतो से कहता है, मैं अपना प्राइड स्वॉलो करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे अपना अंडरलिंग बना लो ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं और मेरे पिताजी को अवेंज कर सकूं। जिस पर नाइतो मना कर देता है और कहता है, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और बिना सोचे समझे बजर्क मोड में चले गए और मैं एक बजरकर को खुला घूमने नहीं दे सकता। और यह कहकर नाइतो अपनी रिंग से अपने थंब पर कट लगाता है और अपने खून को एक अम्ब्रेला में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उस छाती के चारों तरफ स्पाइक्स आ जाते हैं और सिक्की भी अपनी जान बचाने के लिए यह टेक्निक करने की कोशिश करता है। इस टेक्निक के लिए खून निकालने के लिए वह अपने हाथ को फ्लोर से रगड़ता हुआ नाइतो की तरफ चार्ज कर रहा होता है। फिर एक स्पाइक पर अपना पैर रखकर हवा में उछलता है और उसका एक हाथ गन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो नाइतो पर फायर कर देता है, पर हम देखते हैं नाइतो ने अपने बाएं हाथ की एक अंगुली से ही उस बुलेट को रोक लिया होता है। फिर नाइतो अपनी टेक्निक ब्लड इक्लिप्स रिलीज रिबर्थ डिल्यूज का यूज करता है सिक्की को खत्म करने के लिए। और हम देखते हैं इस टेक्निक से ब्लड से बने हुए सिपाही आ जाते हैं जो तीर कमान से सिक्की पर हमला करने वाले होते हैं। पर तभी नाइतो नोटिस करता है सिक्की वापस नॉर्मल हो गया है और फिर नाइतो अपने हमले को रोक देता है और मन में सोचता है सिक्की का अपने ब्लड को कंट्रोल करना तुक्का नहीं था और नहीं तो उसने बजरकर मोड को भी सप्रेस कर लिया। फिर नाइतो इसके बारे में सिक्की से पूछता है तो सिक्की कहता है, बस एक शर्त पर बताऊंगा कि मैंने यह कैसे किया अगर तुम मुझे अपना अंडरलिंग बना लो। फिर सिक्की बताता है, जब तुमने अपने खून से अम्ब्रेला बनाया तो मेरे दिमाग की बत्ती जली कि देखो डीमन तो मैं भी हूँ, कि तुम जो कर सकते हो वो मैं भी तो कर सकता हूँ। और फिर मैंने अपने मन में चिल्लाया कि मेरे हाथ को वेपन बनाओ और बूम, आगे तुम्हें पता ही है। फिर आगे नाइतो सोच रहा होता है कि आमतौर पर डीमन ब्लड को कंट्रोल करने के लिए
आपके दिमाग को शांत और रेशनल रखने की जरूरत होती है, पर इसने अपने इंस्टिंक्ट से ही अपने ब्लड को कंट्रोल कर लिया है। फिर सिक्की नाइतो से कहता है, उस मोमोतारो को मारने के लिए और स्ट्रोंगर बनने के लिए तुम मुझे जो भी सिखाओगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। और शायद एक दिन मैं भी उन यूजेबल गाइज में से एक बन जाऊँ जिनकी तुम बात कर रहे थे। तो क्यों ना तुम मुझे अपना चमचा बना लो। जिस पर नाइतो कहता है, मैं तुम्हें चमचा नहीं अपना चेला बनाऊंगा, और तुम इस टेस्ट में बेली पास हुई हो और तुम आज से मेरे एक स्टूडेंट हो। आगे वो बताता है, हम जिस आइलैंड पे हैं उसका नाम है ओनेगाशिमा, जहाँ पर काइडो और बिग मोम की पार्टी चल रही है। और इस आइलैंड के सेंटर में डीमंस के लिए एक स्कूल बनाई गई है जिसका नाम है राजसेत्सु अकेडमी। यह एक मिलिट्री स्कूल है डीमंस के लिए, जहाँ हम उन्हें ट्रेन करते हैं मोमोतारो एजेंसी से फाइट करने के लिए। और मैं हूँ तुम्हारा होम रूम टीचर, और तुम डॉर्म में रहोगे और रोज ट्रेन करोगे ताकि मोमोतारो एजेंसी से फाइट कर सको। जिस पर सिक्की कहता है, अगर इससे मैं ताकतवर बन सकूं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आगे सिक्की अपने सिर पे हॉर्न देखकर चौंक जाता है, जिस पर नाइतो कहता है कि यह एक प्रूफ है कि तुम्हारा डीमन ब्लड अवेकन हो गया है। पर चिंता की कोई बात नहीं, ट्रेनिंग के साथ तुम इन्हें अपनी मर्जी से गायब कर पाओगे। फिर सिक्की स्कूल आउटफिट में चेंज करके आ जाता है, जहाँ नाइतो उसे बताता है कि तुम अकेले नहीं हो जो पास हुई हो, और पास होने वालों में से तुम्हारा स्किल सेट सबसे कम है। फिर सिक्की अपने पिताजी की बॉडी के बारे में पूछता है, तो नाइतो बताता है वो मॉर्ग में है, हमें पता नहीं था कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, इसलिए फ्यूनरल की तैयारियां मैं तुम पे छोड़ता हूँ। फिर नाइतो सिक्की से कहता है कि पुरानी चीजों को लेकर रिग्रेट करने से अब कुछ नहीं होगा, तुम बस इतना स्ट्रॉन्ग बनो कि तुम्हें जिंदगी में कभी भी रिग्रेट करना नहीं पड़े। फिर यह कहकर नाइतो वहाँ से जाने लगता है कि तुम्हारे पास बस 15 सेकंड है क्लास में पहुँचने के लिए, अगर तुम लेट हो गए तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर सिक्की हाँफता हुआ क्लास के पास पहुँचता है और दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, तो नाइतो उसे जोर से लात मारता है, जिससे वह दरवाजा तोड़ते हुए क्लास के अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं सिक्की की नाक से खून बहने लगता है। फिर वो मास्क पहने हुए एक दूसरे स्टूडेंट से टिश्यू मांगता है, जिसका नाम है जिन कुगासाकी, पर जिन सिक्की को इग्नोर कर देता है। और ये बात सिक्की के दिल पे लग जाती है, इसलिए वो जिन को चिढ़ाते हुए बोलता है, अले ले ले बच्चे, तुम्हारी तो होन ही नहीं है, तुम किस प्रकार के डीमन हो। जिस पर जिन अपनी होन दिखाते हुए कहता है, जो डीमंस ऐसे चोर में अपनी होन दिखाते फिरते हैं वो बेवकूफ होते हैं। और ये बात पीछे बैठे इकारी यारोसी के ईगो पे लग जाती है, क्योंकि उसे अपने डीमन होने पर गर्व है और वो अपनी हॉर्न्स को एक शान मानता है। फिर हमें और भी स्टूडेंट दिखाई जाते हैं, जैसे हॉट गर्ल कुइना साजानामी, चश्मिश छोटू, जूजी यूसुरुबे, क्यूट गर्ल हमारे बियो बगारा, और साई लड़का रुकुरो किरियामा। नाइतो सेंसी कहते हैं, हम सभी टेक का गेम खेलेंगे। फिर वो उन्हें लेकर एक जंगल के बाहर आ जाता है, जिस जंगल का नाम है सिंड्रा फॉरेस्ट। आगे वो गेम के रूल बताते हुए कहता है, तुम्हारे पास 1 घंटा है बिना मेरे द्वारा पकड़े गए इस जंगल से निकलकर वापस स्कूल पहुंचने का। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें वहीं रिस्ट्रेन कर दिया जाएगा, लेकिन जब सारे पकड़े गए तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम अपने गोल तक टाइम पर नहीं पहुंचे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिस पर सिक्की कहता है, तुम बार बार स्कूल से बाहर निकालने की बात क्यों कहते हो। जिसका जवाब देते हुए नाइतो कहता है कि तुम सभी यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद मोमोतारो एजेंसी से फ्रंट लाइन पर फाइट करोगे और तुम्हारी जान हर वक्त खतरे में रहेगी, इसलिए इस गेम को गेम की बजाय ट्रेनिंग समझो। आखिरी बात, तुम सब फ्री हो अपना ब्लड यूज करने के लिए, लेकिन मैं अपना ब्लड तब तक यूज नहीं करूंगा जब तक तुम में से कोई बर्जर्क मोड में नहीं चला जाए। इस पर जिन कहता है कि आपको क्या लगता है आप बिना ब्लड पावर के हमें हरा पाओगे, और अगर हमने आपको मार दिया तो। जिस पर नाइतो कहता है कि तुम कोशिश करके देख लो, अगर मार पाए तो उसी वक्त तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें अपनी मर्जी की यूनिट में असाइन कर दिया जाएगा। जिस पर सिक्की मन में सोचता है, इस तरह मैं अपने गोल के करीब तो आ जाऊंगा, मगर मैं टीचर को नहीं मार सकता। फिर नाइतो कहता है, तुम सभी का कोई ना कोई गोल है और उसे पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल से गुजरना होगा। आगे वो सिक्की की तरफ देखते हुए कहता है, तुम में से एक शायद अभी भी रेडी नहीं है। जिस पर सिक्की कहता है, ऐसा नहीं है, मैं भी अपना 100% दूंगा। एपिसोड 3 की शुरुआत में नाइतो सेंसी 2 स्टील बॉल को जंगल में फेंक देते हैं और ओनीटेक का आखिरी रूल समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम अपने गोल पे बिना इस बॉल के पहुंचे तो तुम फिर भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इस पर जूजी कहता है कि बॉल तो केवल 2 ही हैं। तो नाइतो सेंसी कहते हैं, तुम्हें 3 ग्रुप में बांटा जाएगा। पहले ग्रुप में हमारे सिक्की और जिन होंगे, दूसरे में इकारी और जूजी, और तीसरे में रोकुरो और कोइना। और ग्रुप 2 और 3 के बीच केवल एक ही बॉल होगी। तो रोकुरो सोचता है, इसका मतलब कम से कम 3 स्टूडेंट इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। फिर नाइतो सेंसी कहते हैं, तुम्हारी टीम के जंगल में एंटर करने के 15 मिनट बाद मैं एंटर करूंगा। यहाँ सिक्की जिनके साथ टीम अप करने पर आपत्ति जताता है, पर उसे इग्नोर कर दिया जाता है। फिर हमारे सिक्की के पास आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि तुम्हें
मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ये हमारे सिक्की का पहला फीमेल इंटरेक्शन होता है, इसलिए वह जोर में बोल देता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर हमारी जिन को अपना इंट्रोडक्शन देने जाती है, जिसे वह इग्नोर कर देता है, तो वो रोने लग जाती है और सिक्की जिन से कहता है, हरामजादे, देखो रुला दिया ना बेचारी को। फिर वो हमारी के पास जाकर कहता है, देखो रो मत, ऐसे क्यूट से चेहरे पर आंसू अच्छे नहीं लगते। फिर जिन सिक्की से कहता है, वैसे भी तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला, तुम क्विट क्यों नहीं कर देते। जिस पर सिक्की कहता है, मेरा एक गोल है और मैं गिव अप नहीं करने वाला। तो जिन कहता है, कोई फालतू सा ही गोल होगा तुम्हारा। और ये सुनकर सिक्की को गुस्सा आ जाता है और वो जिन से लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी नाइतो सेंसी उन्हें फटकारते हुए कहते हैं, टाइम वेस्ट करना बंद करो और गेम पर फोकस करो। और फिर ग्रुप 1 जंगल में चला जाता है और जंगल में जाते हुए जिन नाइतो सेंसी को मारने के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसके पीछे से सिक्की आकर उस पर हमला कर देता है और कहता है, तुमने मेरे गोल को मीनिंगलेस बोलने की हिम्मत कैसे की। जिस पर जिन कहता है, तुम तो सिम से साइको में बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो गए। फिर जिन सिक्की को फाइट के लिए चैलेंज करते हुए अपना मास्क निकालता है और हम देखते हैं उसके चेहरे पर काफी स्कार्स हैं। ये देखकर सिक्की कहता है, अपने घाव दिखाना कमजोरों की निशानी होती है। जिस पर जिन बोलता है, अच्छा ये बात है, फिर अगर तुम मुझे से वीकलिंग से हार गए तो तुम क्या कहलाओगे। फिर वो अपने हाथ पर लगे टाँके खोलता है और अपनी ब्लड टेक्निक यूज करता है, जिससे उसके हाथ पर 3-4 आरी आ जाती है। फिर जिन सिक्की से कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर सिक्की मना करते हुए कहता है, अगर अब मैं पीछे हटा तो मेरे डैड की मौत बस एक ट्रेजेडी बन के रह जाएगी। यह सुनकर जिन कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ अपने पप्पा का बदला लेने आए हो। अगर यह बात है तो हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे। जिस पर सिक्की अपनी ब्लड टेक्निक यूज करने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे भी तुमसे याराना रखने की कोई इच्छा नहीं है। पर वो फेल हो जाता है और अपनी ब्लड टेक्निक यूज नहीं कर पाता। तो जिन हंसते हुए कहता है, मुझे नाइतो सेंसी को मारने जाना है, कम से कम अच्छा वार्म अप बनने की तो कोशिश करो। फिर सिक्की एक स्टिक को अपना हथियार बनाकर जिन के ऊपर चार्ज कर देता है और हम देखते हैं अगले ही क्षण में जिन ने सिक्की की स्टिक और पास के एक पेड़ को एक ही झटके में काट दिया है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे सिक्की और जिन को ढूंढ रही होती है और फिर थोड़ा डिमोटिवेट होने लग जाती है। थोड़ी देर बाद खुद को वो संभालती है और वहाँ से जाने लगती है। और हम देखते हैं उसके पास ही एक बॉल पड़ी होती है जिसे वह देख नहीं पाती, मतलब कोई काम की भी है ये लड़की। और इधर जिन और सिक्की अभी भी फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ जिन सिक्की पर भारी पड़ रहा होता है और फाइट के दौरान सिक्की सोच रहा होता है, जिन, नाइतो सेंसी और मैं, हम सभी की ब्लड टेक्निक के शेप अलग अलग है, इसका क्या मतलब हो सकता है। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जिन सिक्की के चेहरे पर जोर से पंच मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे तो अपना ब्लड यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जिस पर सिक्की पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, ओ चोमू, अभी कहाँ जा रहा है, फाइट अभी खत्म नहीं हुई। यह सुनकर जिन सिक्की पर एक स्लाइस अटैक छोड़ देता है जो कि सिक्की पर लगने ही वाला होता है। तभी वहाँ बेवबगार आ जाती है और ऐसा लगता है वह अटैक बेवबगार पर लग गया, पर असल में सिक्की उसी टाइम पर बचा लेता है। पर उस अटैक से सिक्की के हाथ पर कट लग जाता है और खून आने लगता है। फिर सिक्की जिन से कहता है माफी मांगने के लिए। जिस पर जिन कहता है, अगर तुम्हारी इस कमजोर अटैक से फट गई तो बेटा तुम ज्यादा समय तक टिकने वाले नहीं हो। और हम देखते हैं बेवबगारा माफी मांगे जा रही है सिक्की से कि उसके कारण सिक्की को चोट लग गई। जिस पर सिक्की कहता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब तो इस हरामजादे की गलती है। फिर हम देखते हैं हुमारी की नाक से खून निकलने लगता है और हुमारी के पीछे खून से बनी बहुत बड़ी एक औरत आ जाती है और हुमारी जिन और सिक्की से कहती है, तुम दोनों यहाँ से भाग निकलो वरना ये तुम्हें मार देगी। और दूसरी तरफ हम नाइतो सेंसी को देखते हैं जो पेड़ पर खड़े प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं, जहाँ प्रिंसिपल कहते हैं, पहले ही दिन में अपने स्टूडेंट से जिंदगी और मौत का खेल कौन खिलवाता है। जिस पर नाइतो सेंसी कहते हैं, मुझे ट्रेनिंग ज्यादा मीनिंगफुल लगती है फालतू के एक्सप्लेनेशन से। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं, तुम्हें अपने स्टूडेंट्स की सच में बहुत चिंता है। तुम्हें पता है कि हर साल बहुत सारे उन्हें मरते हैं और उनमें से ज्यादातर बच्चे होते हैं और जिन्हें मारा नहीं जाता उन्हें जिंदा पकड़कर टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में काम में लिया जाता है। आगे वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि डीमंस और ह्यूमन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिंदगी जीने की। जिस पर नाइतो सेंसी कहते हैं, ये एक सीधी सी बात है, अगर तुम ताकतवर होगे तो तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। इस पर प्रिंसिपल अग्री करते हुए कहते हैं, तो क्यों ना तुम उन्हें ताकतवर बनने में मदद करो। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वापस सीन सिक्की और टीम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ जीन उस ब्लड मॉन्स्टर को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके हमलों से उस ब्लड मॉन्स्टर पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ हमारे ब्लड लॉस्ट के कारण बेहोश हो जाती है। सिक्की हमारे को बचाने जाता है तो देखता है वो ब्लड मॉन्स्टर हमारे को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और जीन सोचता है, तो क्या हमारी के ब्लड की खुद की एक विल है। फिर वो ब्लड मॉन्स्टर
सिक्की और जिन पर एक और हमला करता है, जिससे ऐसा लगता है कि कोई खून की नदी बह रही हो। और यहाँ हमारी को हल्का हल्का होश आता है और वो अपनी ब्लड मॉन्स्टर को बिग सिस्टर कहकर अटैक ना करने के लिए कहती है और जिन और सिक्की को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, जिस पर सिक्की मना करते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा ब्लड लॉस्ट हो गया है और तुम्हें नहीं पता किसी को अपनी आंखों के सामने खो देना कितना तकलीफ देता है। फिर वो ब्लड मॉन्स्टर जोर से चीख मारती है, जिसकी शॉकवेव फॉरेस्ट के बाहर खड़े स्टूडेंट्स तक जाती है और वहीं नाइतो सेंसी दूर से खड़े ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तो ये है ब्योबगारा का ब्लड इक्लिप्स रिलीज। यहाँ सिक्की अपनी ब्लड टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो ब्लड मॉन्स्टर सिक्की पर पत्थरों से हमला कर देती है और सिक्की खुद को पथेटिक कहकर रोने लगता है। यह देखकर जिन कहता है कि ओए बच्चे, घर जाके रोइयो, और फिर अपने दोनों हाथों से वेपन बनाकर उस ब्लड मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। यह देख नाइतो सेंसी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि 2 टाइप के वेपन एक साथ बनाने के लिए तुम्हारा ब्लड कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे वो बताता है कि ओनी का ब्लड कोई भी शेप ले सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ओनी अपने ब्लड से जो भी क्रिएट करता है वो उनकी जिंदगी की एक झलक देता है। किसी का वेपन ट्रॉमा से, किसी का मन मर्जी से, तो किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर होता है और अपने ब्लड से वेपन बनाने की इस निंजा टेक्निक को ब्लड इक्लिप्स रिलीज कहते हैं। फिर जिन उस ब्लड मॉन्स्टर पर हमला करके उसका सर काटने जाता है, पर ब्लड मॉन्स्टर अपना एक हाथ गवाकर खुद को बचा लेती है। फिर वो जिन पर हमला करने लग जाती है। जिन्हें डोज करते हुए वो फाइट करता है, पर वो काफी थक चुका होता है। फिर वो ब्लड मॉन्स्टर जोर से चिल्लाती है, जिससे जिनके कानों से खून आने लगता है। और वहीं दूसरी ओर सिक्की फिगर आउट कर लेता है और अपनी ब्लड टेक्निक से एक गन बनाता है और एक ही बुलेट फायर कर उस मॉन्स्टर की आधी बॉडी उड़ा देता है, जिसे देखकर जिन और नाइतो दोनों शॉक हो जाते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिक्की ने अपने डीमन ब्लड की फायर पावर से पूरा मौसम ही बदल कर रख दिया होता है। फिर सिक्की हुमारे को संभालने जाता है, जो एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण बेहोश हो गई होती है और खुद भी चलते चलते रास्ते में गिर पड़ता है। फिर उसके पास नाइतो सेंसी आकर कहते हैं कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारा भी काफी ब्लड लॉस हो गया है। अगर खुद को और पुश करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिस पर सिक्की कहता है कि ब्योबगारा ने अपना काफी ज्यादा ब्लड यूज कर लिया है, आप पहले उसकी जाकर मदद करो। जिस पर नाइतो सेंसी सोचते हैं कि यहाँ इसकी खुद की जान जा रही है और इसे दूसरों की पड़ी है। तभी जिन नाइतो सेंसी पर पीछे से हमला कर देता है, जिसे नाइतो सेंसी अपने अम्ब्रेला से ब्लॉक कर लेते हैं। फिर जिन कहता है कि उनके बारे में सोचना बंद करो और आओ मुझसे फाइट करो। इस पर नाइतो सेंसी कहते हैं कि अगर इन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी तो। जिस पर जिन बोलता है कि इससे मुझे क्या, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और यह सुनकर नाइतो सेंसी को गुस्सा आ जाता है और वो जिन को कहते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव ना करने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे तुम्हारे टाइप के लोगों से सख्त नफरत है। आगे नाइतो सेंसी कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम पर अपनी ब्लड टेक्निक यूज नहीं करूंगा। यह सुनकर जिन नाइतो सेंसी पर हमला करते हुए यह कहता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करना बंद करो, पर उस हमले को नाइतो सेंसी अपनी अम्ब्रेला से आराम से रोक लेते हैं। फिर अपने अम्ब्रेला का एक बटन प्रेस करके चारों तरफ स्मोक फैला देते हैं। ये सब होता देख जिन खुद को क्लोज रेंज सरप्राइज अटैक के लिए प्रिपेयर करता है, पर नाइतो सेंसी चतुराई लगाते हुए दूर से ही जिन पर रबर बुलेट से हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए जिन एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। और यहाँ नाइतो सेंसी को लगता है कि जिन की फाइटिंग टेक्निक सिर्फ क्लोज रेंज के लिए ही बनी हुई है, पर तभी जिन पेड़ के पीछे से निकलता हुआ अपनी दूसरी टेक्निक ब्लड स्प्रे बाइसेक्शन डांस का यूज करता है, जो कि एक लॉन्ग रेंज अटैक होता है, जिनसे नाइतो सेंसी सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें डोज करते हुए हवा में उछल जाते हैं। और उसी वक्त जिन उनके पीछे से हमला करने जाता है, पर नाइतो सेंसी एक स्मोक बॉम्ब फेंककर खुद को बचा लेते हैं। फिर स्मोक के अंदर खड़े जिन को लगता है कि नाइतो सेंसी अब फिर से उस पर स्नाइप करेंगे, पर इस बार वो क्लोज आकर जिन की पीठ पर जोर से पंच करते हैं, जिससे जिन दूर जाकर गिरता है। फिर नाइतो सेंसी जिन के पास आते हुए कहते हैं कि बैठो बेटा, अभी बहुत कुछ सीखना है। फिर वो अपने अम्ब्रेला से जिन को वहीं रिस्ट्रेन कर देते हैं, जिस पर जिन वहां से निकलने की कोशिश करता है, तो नाइतो सेंसी कहते हैं कि तुम्हें तो बड़ी जल्दी है अपने अब्बू से मिलने की। इस पर जिन कहता है आपको कैसे पता? तो नाइतो सेंसी बताते हैं कि मैंने कुछ पूछताछ की है तुम्हारे बारे में और पता चला कि तुम्हारे डैड एक मोमोतारो है। जिस पर जिन अपने डैड के बारे में कहता है कि उस हरामजादे ने मुझसे मेरी फैमिली, मेरी एस्पिरेशन सब कुछ छीन लिया और ये मेरी पूरी बॉडी पर जो स्कार्स है ये सब भी उसी की देन है। मैंने जैसे तैसे गार्बेज से वेस्ट फूड खाकर सरवाइव किया है ताकि मैं एक दिन अपने डैड से बदला ले सकूं। और ये सब सुनकर सिक्की शॉक हो जाता है। फिर जिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अम्ब्रेला की कैद से बाहर आ जाता है, पर तभी नाइतो सेंसी उसका सर पकड़कर जमीन पर दे मारते हैं और कहते हैं कि अपने गोल को पूरा करते हुए मरने की बजाय उसके लिए जीना सीखो।
फिर हम देखते हैं नाइतो सेंसी ने जिन को रस्सी से पेड़ पर बांध दिया होता है और वो हमारी के लिए कॉल करके नर्स को भेजने के लिए कहते हैं। आगे वह सिक्की को बॉल दिखाते हुए कहते हैं कि देखो मुझे रास्ते में क्या मिला, अब तुम्हारे पास बस 5 मिनट और 42 सेकंड बची है और इस टेस्ट को पास करने के लिए बचे हुए टाइम में या तो तुम दूसरी बॉल ढूंढकर गोल तक पहुंच जाओ या फिर ये वाली मुझसे छीन लो। ये सुनकर सिक्की वहां से भागने लगता है तो नाइतो सेंसी उसका पीछा करने लगते हैं, पर सिक्की उन्हें चकमा देकर वापस वहीं आ जाता है और जिनके हाथ खोल देता है, यह कहते हुए कि अगर हमें पास होना है तो हमें साथ में काम करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो या फिर तुम्हारे लिए अपने गोल से ज्यादा अपना प्राइड जरूरी है। आगे वो जिन को बताता है कि उसके डैड भी एक मोमोतारो थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाइतो सेंसी सिक्की को दौड़ते हुए देख लेते हैं और उसके सामने आ जाते हैं, पर यह सब एक ट्रैप होता है जहाँ जिन पेड़ से नीचे आता हुआ नाइतो सेंसी को उसी रस्सी में बांध देता है जिससे नाइतो सेंसी ने उसे पकड़ा था। फिर सिक्की नाइतो सेंसी से बॉल लेकर जिन को देता है और कहता है इसे लेकर जल्दी गोल तक पहुंचो, पर नाइतो सेंसी ये देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि सिक्की और जिन बॉल के लिए आपस में लड़ेंगे और मैं इसका फायदा उठाकर बॉल उनसे छीन लूंगा। यहाँ सिक्की एक्साइटेड हो रहा होता है, तभी नाइतो सेंसी उसे याद दिलाते हैं कि तुम तो फेल हो जाओगे क्योंकि बॉल तो जिन के पास है। दूसरी ओर जिन अपने गोल की तरफ जा रहा होता है, पर वो सिक्की की बातें याद कर वापस मुड़ जाता है क्योंकि वो सिक्की का कोई एहसान नहीं रखना चाहता। ये देख सिक्की जिन से कहता है कि तुम तो डायरेक्शन के मामले में जोरो को भी टक्कर दे सकते हो। और यहाँ जिन सिक्की को बॉल देने ही वाला होता है, तभी एक पिग उनके बीच आ जाती है जिसके बारे में नाइतो सेंसी बताते हुए कहते हैं कि ये एक मुक्कू है बाकू एक्सप्रेस से, जिसका काम होता है हाई स्पीड में अर्जेंट मैसेज बिना किसी ट्रेस के डिलीवर करना। और एक सेकंड, इसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आ रहा है, तो फिर लोग तो सुपरकार पर फालतू में ही खर्चा कर रहे हैं। इससे अच्छा तो उन्हें एक सुअर पाल लेना चाहिए। खैर नाइतो सेंसी मैसेज सुनते जहाँ उन्हें पता लगता है कि ओनी एजेंसी की क्योतो ब्रांच पर मोमोतारो एजेंसी ने हमला कर दिया है और उन्हें बैकअप की जरूरत है। आगे हमें जंगल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाकी स्टूडेंट्स टास्क में अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वहाँ नाइतो सेंसी आकर बताते हैं कि व्योबगारा ने अपना ब्लड ओवर यूज कर लिया है, इसलिए वो कुछ दिन के लिए रेस्ट पर रहेगी। आगे वो बताते हैं कि तुम्हारी प्रैक्टिस यहीं कैंसिल होती है क्योंकि ओनी एजेंसी की क्योतो ब्रांच पर मोमोतारो ने हमला कर दिया है और हम वहाँ बैकअप के लिए जा रहे हैं। फिर वो सभी सिक में वहाँ जा रहे होते हैं और यहाँ सिक्की अपने डीमन होर्न को गायब करना सीख गया होता है। आगे नाइतो सेंसी योजी को बताते हैं कि बाकी क्लासेस और उनके टीचर्स फील्ड वर्क में बिजी हैं, इसीलिए हमें जाना पड़ रहा है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सभी बस सपोर्ट टास्क करोगे क्योंकि मलासों का ढेर और बड़ा नहीं करना चाहता। फिर कुइना कहती है कि वो सब तो ठीक है, पर हम ऐसे ड्रेस तब क्यों हुए हैं, जिस पर नाइतो सेंसी बताते हैं ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम पर कोई सस्पिशन रेज ना हो। अब रुकुरो नाइतो सेंसी से पूछता है कि हम किस टाइप का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिस पर नाइतो सेंसी बताते हैं कि हर म्युनिसिपालिटी में एक ओनी एजेंसी की यूनिट होती है और उनकी 2 प्रमुख जिम्मेदारियां होती है। पहली हमले के दौरान बैटल यूनिट की मोमोतारो से फ्रंट लाइन पर फाइट करने की और सपोर्ट यूनिट की इंसानों के बीच रह रहे डीमंस को प्रोटेक्ट और हेल्प करने की और उन्हें फिजिकल और मेंटल केयर प्रोवाइड करने की, क्योंकि उन्हें नॉर्मल ह्यूमन डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते। और हम सभी सपोर्ट यूनिट की हेल्प करने जा रहे हैं। फिर वो सिक्की की ओर देखते हुए बोलते हैं जिस मोमोतारो को तुम ढूंढ रहे हो वो क्योतो ब्रांच में नहीं है, उनकी भी हमारी तरह रीजनल ब्रांच होती है। जिस पर जूजी पूछता है तो क्योतो में कौन सा मोमोतारो है, जिसका जवाब देते हुए नाइतो सेंसी कहते हैं कि ये वाला बहुत ही ज्यादा सनकी है और हमें लाशों के ढेर पर खड़े एक शख्स को दिखाया जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का भी यही समापन होता है।